हेलो एवरीवन, आज हम लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 15, 33, 51, 83, इनमें देखेंगे हीलियम 2s2 2p3, नियॉन 3s2 3p3, आर्गन 3d10 4s2 4p3। देखो ये सब एलिमेंट जो है, इन सब एलिमेंट्स के जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मार्क करो। यहाँ पे s2p3, 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 यानी कि देखा जाए तो जो एलिमेंट्स हैं इनके सबके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2p3 है, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3, NH2NP3। अगर NH2NP3 होगा तो जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल्स होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 2, ये 3, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? +5। वाह, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? NH2NP3। अच्छा, इसका अभी हम डिस्कस कर लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड प्रॉपर्टीज में आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में देखा जाएगा तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन लोगों का, ये फैमिली के ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट्स +5 है। वाह, ग्रुप 15 का +5 को छोड़ के दिस एलिमेंट कैन ऑल्सो शोज +3, +1, -3। वाह, अच्छा, +1 तो छोड़ो, +3, -3, +5, +3, -3। वाह, तो डाउन द ग्रुप अगर देखेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में -3 का जो स्टेबिलिटी है, इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। तुम बोलोगे सर क्यों डिक्रीज होगा? ये डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है ना। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से शो करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने से -3 का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है। और एक रीजन भी हो सकता है, इसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो जो मेटल्स होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव दिखाएगा ना। तो इसलिए ऐसे देखा जाए तो डाउन द ग्रुप हो जाने से जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से दिखाने के जो टेंडेंसी है वो क्या होगा? वो डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। दूसरे में देखेंगे तो ये तो था -3 का, +5 का स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? +3 का क्या हो रहा है? +5 का जो स्टेबिलिटी वो डिक्रीमेंट होगा, +3 का स्टेबिलिटी इंक्रीमेंट होगा। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हर एक ग्रुप में, ये जो अभी हम पी ब्लॉक डिस्कस करेंगे, पी ब्लॉक में अगर हम किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो एटॉमिक नंबर with the increase in atomic number, the stability of higher oxidation states in a group, the stability of higher oxidation states decreases, whereas the stability of lower oxidation states increases। वाह, डाउन द ग्रुप जाने से। वो किस लिए? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। किस लिए? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी कि ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट्स इनर्ट। जैसे कि अभी जस्ट हम देखें कि ये NH2NP3 होता है। अगर S के 2 इलेक्ट्रॉन और P के 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो +5। अगर बोलोगे कि सर 3 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, सपोज ये 3 पार्टिसिपेट करेंगे तो ये तो +3 या फिर -3, यानी S के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं। क्यों इनर्ट होते हैं ना? डाउन द ग्रुप जाने से D एंड F ऑर्बिटल मिलेंगे, D एंड F ऑर्बिटल फील्ड होंगे, और D एंड F ऑर्बिटल्स आर नोन फॉर पुअर शील्डिंग। और पुअर शील्डिंग होने के वजह से न्यूक्लियस का जो है क्या होता है? शील्डिंग पुअर होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या होगा? जो S इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस सेल के S इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऊपर न्यूक्लियस का जो फोर्स कुछ ज़्यादा ही आएगा, जिसके बदौलत S के 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो पाएंगे, सिर्फ P के 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होंगे। और डाउन द ग्रुप जाओ तो वही किस्सा हो रहा है। D एंड F इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रहा है। D एंड F इनके अगर हम इनर सेल में देखेंगे तो D एंड F इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे, और जो कि पुअर शील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। पुअर शील्डिंग पुअर होगा तो न्यूक्लियर चार्ज थोड़ी हद तक बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो वैलेंस सेल के S रिलेटिवली क्लोज जो होंगे, S के 2 इलेक्ट्रॉन वो स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, तो उसको न्यूक्लियस फिर से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं देगा। तो ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम p ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट ड्यू टू हिज
हम बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने से जो s के 2 इलेक्ट्रॉन वो इनर्ट हो रहे हैं, या फिर इसको और एक भी हम बोल सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट को, जो s के 2 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने में, s के 2 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने में जो एनर्जी लग रहा है वो हायर है एज कंपेयर टू ये जब 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाएंगे जो एनर्जी रिलीज होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं s के 2 इलेक्ट्रॉन, p के 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे? 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड से एनर्जी रिलीज होगा 5 तरह के। अगर यहाँ पे देखेंगे कि s के जो 2 इलेक्ट्रॉन, इनको अगर अनपेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हाई है किसके कंपैरिजन में? जब ये s के 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेपरेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगा उन एनर्जी के कंपैरिजन में द एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर द s इलेक्ट्रॉन इज हायर। इसीलिए s के 2 इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से अनपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए s के 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट रह जाते हैं और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यह है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हर एक ग्रुप में, जैसे ये ग्रुप 15 में हुआ +5, नीचे वाला एलिमेंट जो है हमेशा नीचे वाले में ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो इफेक्ट ज़्यादा रहता है। बिस्मथ, कोई पूछेगा सर बिस्मथ +5 में भी कंपाउंड बनाएगा, +3 में भी कंपाउंड बनाएगा, लेकिन +3 वाला ज़्यादा स्टेबल है। इसी की बदौलत क्या बोलते हैं, बिस्मथ 5 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसलिए है क्योंकि बिस्मथ जो +5 है वो रेडिली जाएगा बिस्मथ +3 में। अब +5 से +3 कैसे जाएगा? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी खुद इजीली रिडक्शन हो रहा है तो दूसरों को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, एंड हेंस इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो था ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और बाकी सबके अगर कंपैरिजन करें तो बाकी सारे एलिमेंट्स में +5 के कंपैरिजन में +3 का शो करना, और या फिर हम बोल सकते हैं बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट बिस्मथ ऑफ दिस ग्रुप 15 एलिमेंट्स दे हैव मोर टेंडेंसी टू शो +3 देन +5, बट फॉर बिस्मथ कैन रेडिली शोज +3 एज कंपेयर टू +5। ऐसे भी पूछ सकता है जैसे कि BiCl3 और BiCl5, ये दोनों में मोर स्टेबल कौन है? तो तुम बोलोगे सर ये वाला मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि बिस्मथ का +5 उतना स्टेबल नहीं होता, किसके कंपैरिजन में? बिस्मथ का +3 के हिसाब से, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। नाइट्रोजन का तो अभी ये केमिकल प्रॉपर्टी में ही हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन शोज एनेमलस बिहेवियर। तो एनेमलस बिहेवियर इसलिए शो करता है कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो -3 टू +5, यानी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट से शो करता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेंगे, जैसे NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितना? -3। हाइड्रोजन में NH2, इसको हम N2H4 भी लिख सकते हैं, N2H4। फिर देखेंगे NH2OH में, फिर देखेंगे N2 में N2O, NO, N2O3, फिर NO2, HNO3। मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिस ले लिया हूँ, वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक करो। N2H4 में क्या होगा? N2H4 में देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन है -2x + 4 = 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो सॉरी लिखेंगे 2x + 4 = 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। इसका अगर बॉन्ड भी अगर बनाओगे तो बॉन्ड ऐसा होता है NH2 हाइड्रोजन। ये बॉन्ड से पता चल रहा है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाले बॉन्ड से -1, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 -2, ये तो सेम है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। तो NH2 में -2, NH2OH कैसा रहता है? NH2 ये HOH, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाले बॉन्ड में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1, ये -1, +1 -1, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन -1 +1, तो ये +1 -1 कैंसिल आउट, ये -1 रहा, तो इसका कितना होगा? -1। N2 मॉलिक्यूल है 0 है, N2O में +1 है, NO में +2 है, N2O3 2x - 6 = 0, x = +3, NO2 में +4 है, वाह। या फिर N2O4 भी एक कंपाउंड है, जैसे NO2 का अगर डबल ले लिया जाए तो N2O4, उसमें भी +4 होता है। अच्छा, +3 का और एक कंपाउंड HNO2 नाइट्रस एसिड, इसमें भी देखो नाइट्रोजन कितना होगा? +3 होगा। फिर अगर HNO3 देखेंगे नाइट्रिक एसिड, तो इसमें कितना होगा? नाइट्रिक एसिड में +5 होगा।
यानी ना ये ग्रुप के इकलौता नाइट्रोजन एक ऐसे मॉलिक्यूल है, ऐसे एलिमेंट है जो कि -3 से +5 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहे हैं। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स दे कैन शोज इधर +5, +3 और -3। ओके, तो ये नाइट्रोजन का रहा। फिर अब देखते हैं फिर देखेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन कैसे होता है। देखो डिसप्रोपोर्शनेशन, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, ये ग्रुप 15 के उन सारे एलिमेंट्स जिसमें +1 से +4 के बीच जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगा जिन जिन एलिमेंट का, उनको अगर एसिडिक मीडियम में अगर हम ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे, तो वो दे रेडिली शोज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे कि देखा जाए HNO2 को क्या हुआ, एसिडिक मीडियम में ट्रीट किया गया तो वो क्या देता है, HNO3 NO प्लस वाटर। अच्छा, HNO2 में कितने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +3 है। ये +3 से क्या बना, +5 बना, ऑक्सीडेशन हुआ। फिर +3 से क्या हुआ, +2 रिडक्शन हुआ। और डिसप्रोपोर्शनेशन हम किसे बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन यानी द केमिकल रिएक्शन, द रेडॉक्स रिएक्शन वेयर सेम स्पीशीज अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, उसको बोलते हैं। जैसे फॉस्फोरस के केस में भी वही होगा, H3PO3, इसको भी अगर तुम ऐसे करोगे एसिडिक मीडियम में तो ये क्या देगा, PH3H3PO4 वाटर। वाह, डिसप्रोपोर्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। वाह, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यानी कि कोई भी ये ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स, इफ दे आर शोइंग एन ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन बिटवीन +1 एंड +4, इफ यू ट्रीट देम इन एसिड्स देन दे विल रेडिली शोज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, ये तो था ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेके, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेके। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में +5 और +3 अगर देखा जाए तो +3 कुछ है जैसे BiF3 हुआ, और क्या हुआ, या फिर SbF3 हुआ। इसमें +3 में हो रहा है ना, +3 में अगर देखा जाए तो +5 में हमेशा कोवेलेंट बनेंगे, +3 और -3 में याद रखना ये आयनिक कंपाउंड भी बन सकते हैं, आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट भी बन सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए PCl5, ये तो हमेशा कोवेलेंट ही है, हुआ। जबकि यहाँ पे +3 -3 वो आयनिक और कोवेलेंट बोथ है। जैसे +3 का एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे BiF3 SbF3, ये यहाँ पे हमारा बिस्मथ और एंटीमनी दोनों ही +3 में ये दो कंपाउंड बनाए हैं और ये दोनों आयोनिक होते हैं, ये दोनों आयोनिक होते हैं। जबकि -3 में Ca3N2 जितने भी मेटल के साथ कैल्शियम नाइट्राइट हुआ। तो अगर ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स या फिर मैग्नीशियम फॉस्फाइड, देखो ग्रुप 15 एलिमेंट्स अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा -3 में बनाएंगे। तो +3 का एक हम आयोनिक दे दिए, अभी एक कोवेलेंट देंगे PCl3 और BiF3। ये +3 का ये वाला जो है कोवेलेंट है और ये वाला जो है आयोनिक है। अभी -3 का अगर देखा जाए, -3 का अगर देखेंगे NH3, ये क्या है, कोवेलेंट है, और Ca3N2 ये क्या है, आयनिक है। यानी ओवरऑली देखा जाए तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स +3 -3 दोनों में आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बनाते हैं, जबकि +5 में हमेशा कोवेलेंट बनाएंगे। ये तो था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेके। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स दे आर फॉर्मिंग EH3 टाइप हाइड्राइड्स, दे आर फॉर्मिंग EH3 टाइप हाइड्राइड्स। अच्छा, EH3 टाइप हाइड्राइड्स में ये सारे के सारे एलिमेंट्स हम ले सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब सारे में क्या होता है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है। चल दे दें NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। तो इनमें हम जो हाइड्राइड्स में पहले तो थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। पहले बोलो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बोलो बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे NH बॉन्ड है, PH, ASH, SBH,
BiH। देखो हाइड्रोजन तो फिक्स है, रेदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन लोगों का जो रेडियस बढ़ रहा है और बॉन्ड लेंथ रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है। रेडियस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन रेडियस ऑफ एटम। अच्छा, बॉन्ड अगर बड़ा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीजेस, क्योंकि तुम क्लास 11 के 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर में पढ़ चुके हो बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर छोटा वाला बॉन्ड लूं और बड़ा वाला बॉन्ड लूं तो हमेशा याद रखना छोटे वाले बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे ये 2 चौक अगर मैं ले लिया, ये एक बड़ा चौक है, इसको तोड़ने में आसानी होगा, लेकिन इसको अगर मैं तोड़ने के लिए चाहूंगा तो वो डिफिकल्ट होगा। यानी शॉर्टर बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, लॉन्गर बॉन्ड्स आर वीक। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा? घटेगा, क्योंकि बॉन्ड वीकर बनते जाएंगे। डिक्रीजेस क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी, और ये नीट में बहुत बार पूछ चुका है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। थर्मल स्टेबिलिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ रहा है? थर्मल स्टेबिलिटी। ये डिक्रीज होगा, क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जो उसका ऑर्डर जो है, अगर मैं BDE का ऑर्डर लिखूं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी BDE का अगर देखा जाए तो किसका ज़्यादा? NH3, फिर PH3, फिर ASH3, फिर SVH3, फिर BiH3। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी BDE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब द स्टेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू हीट, यानी जिसका बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो वो हीट उतना ही ज़्यादा ले सकता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, तो थर्मल स्टेबिलिटी उसका उतना ही ज़्यादा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा? NH3, फिर PH3, फिर ASH3, फिर SBH3, फिर BiH3। ये भी क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। हुआ, ये तो थर्मल स्टेबिलिटी हुआ। फिर देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर। अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर हाइड्राइड्स में एक चीज याद रखना, हाइड्राइड्स में जब भी डाउन द ग्रुप जाओ, हाइड्राइड्स में हमेशा, चाहे ग्रुप 15 हो, ग्रुप 14 हो, ग्रुप 13 हो, ग्रुप 16 हो, ग्रुप 17 हो, हाइड्राइड्स में हमेशा डाउन द ग्रुप जाने से एसिडिक कैरेक्टर हमेशा बढ़ेगा। एसिडिक कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और ये तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और क्या है? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, द टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला हाइड्राइड्स होगा उसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और बॉन्ड टूटने से वो रेडिली H+ भी प्रोवाइड कर सकता है, एज वेल एज हाइड्रोजन भी प्रोवाइड कर सकता है। अगर H+ प्रोवाइड करेगा तो उसको हम एसिड बोलेंगे, और अगर हीटिंग से H प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज स्पेसीज व्हिच प्रोवाइड्स हाइड्रोजन। तो ये दोनों चीज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कोई भी हाइड्राइड्स ले लो, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगा ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ेगा। और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? खुद बोलो। बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ये भी नीट पे बहुत बार आ चुका है, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। बेसिक कैरेक्टर कौन ज़्यादा बेसिक है? तो बेसिक ऑर्डर अगर देखा जाए, बेसिक ऑर्डर देखा जाए तो NH3, PH3, SBH3, फिर ASH3, फिर SBH3, फिर BiH3। अक्सर सब्जेक्टिव टाइप में ये दोनों के बारे में पूछ लेता है, NH3, PH3 हुआ। तो NH3 PH3 में मोर बेसिक क्या है? NH3। इसको और एक चीज़ से भी हम ड्रैगोस रूल करके एक है, उससे भी हम इसको समझ सकते हैं। ड्रैगोस रूल के हिसाब से बॉन्ड एंगल जो है वो तो एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट टर्म है, तो बॉन्ड एंगल के हिसाब से देखा जाए तो इसका 107 डिग्री आता है, इसका 93, 92, 91 ऐसे कुछ आता है। तो देखो कितना इंक्रीमेंट है।
तो ड्रैगोस रूल के हिसाब से देखेंगे, बेसिसिटी को अगर कंपेयर करेंगे तो NH3 और PH3 में ये क्यों मोर बेसिक होता है, वो क्यों मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये बॉन्ड एंगल देख के ही पता चलता है कि नाइट्रोजन में जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और बाकी जो एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, नो हाइब्रिडाइजेशन। अगर नहीं हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जब हम बेसिसिटी चेक करेंगे, बेसिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, क्योंकि बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये फॉस्फोरस अपना। तो हम पहले ये दोनों के बीच कंपेयर करेंगे, फिर बाकी अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। देखो NH3 में क्या होता है, लोन पेयर जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होता है, ओके। और यहाँ पे फॉस्फोरस में ये जो लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट ऑन s ऑर्बिटल। तो बोले सर ऐसे कैसे हुआ, यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा। अगर हाइब्रिडाइजेशन होता, अगर यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता, और जो भी मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो उसका जो ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहाइड्रल आ जाता है। अगर टेट्राहाइड्रल आएगा तो बॉन्ड एंगल तुम मान के चलोगे कि सर 109 डिग्री, वाह 109 डिग्री के पास। अगर उसमें एक लोन पेयर आ जाएगा या फिर दो लोन पेयर आ जाएगा तो डेविएशन कितना आएगा, हो सकता है 6-7 डिग्री कम हो जाए। लेकिन अगर तुम देखोगे यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल 93, यानी हम मान सकते हैं जो फॉस्फोरस का जो ऑर्बिटल्स होते हैं x, जो px py pz, जो 3 ऑर्बिटल हैं, वो 3 ऑर्बिटल आपस में 90 डिग्री में रहते हैं, 90 डिग्री। अगर उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता तो वो जो ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच कुछ एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे कि यहाँ पे NH3 में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, और हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए वो अपने आप कितने 109 डिग्री 28 मिनट में रह गए। फिर ये चारों में से 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा इस तरफ। इसी के बदौलत ये 109 डिग्री ना होके घट गया 107 डिग्री। अच्छा चलो एक ही लोन पेयर है, अगर 2 होता तो और थोड़ा घटता। लेकिन यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन होता, फॉस्फोरस में, आर्सेनिक में, Sb में, Vi में, अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता तो इसका भी केस इस जैसा होता, 106 हो सकता या फिर 105 होता। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली 93 है, 92 है, 91। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। बॉन्ड एंगल 93 है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है। यहाँ पे जो फॉस्फोरस का जो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं px py pz, वो डायरेक्टली क्या है, VVT किए हैं, या फिर डायरेक्टली ओवरलैपिंग क्या है, मैंने VVT के थ्रू यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। हाइब्रिडाइजेशन होता तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के करीब रहता, बट एक्सपेरिमेंटल डेटा से साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे नहीं हुआ। तो बोल सकते हैं कि फॉस्फोरस में जो लोन पेयर है वो नॉर्मल s ऑर्बिटल में है। और नॉर्मल s ऑर्बिटल मतलब यहाँ पे 100% s कैरेक्टर है, और यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है 25%। और तुम्हें पता है s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसका s कैरेक्टर जितना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा। तो इसका 100% s कैरेक्टर है, इसलिए ये जो लोन पेयर, ये ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन को वो अपने पास रखने के लिए चाहेगा, जबकि ये वाला कंपेरेटिवली लेस s कैरेक्टर है तो ये देने के लिए चाहेगा। दोनों दे सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होने की वजह से इसका डोनेटिंग टेंडेंसी हाई है, इसका डोनेटिंग टेंडेंसी कम है। तो ऐसे फिर अगर जाएंगे AS Sb Vi, अगर ये चारों में कंपेयर करेंगे तो फॉस्फोरस साइज जो है वो, और ये आर्सेनिक Sb Vi, तो इनमें अगर कंपेयर करेंगे तो फॉस्फोरस कुछ ज़्यादा ही दे सकता है, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर विस्मत। लेकिन NH3 और PH3 में देखें तो NH3 में लोन पेयर कहाँ होता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लेस s कैरेक्टर, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन देने में आसानी। PH3 में इलेक्ट्रॉन पेयर s ऑर्बिटल, नॉर्मल s ऑर्बिटल में होता है। ये कैसे पता चला नॉर्मल s ऑर्बिटल से, बॉन्ड एंगल से पता चला। फिर नॉर्मल s ऑर्बिटल यानी 100% s कैरेक्टर, और s कैरेक्टर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो डोनेटिंग टेंडेंसी पूरा वो घट जाएगा। तो इसी के बदौलत हम बोलेंगे कि PH3 इज लेस बेसिक देन, ये तो था बेसिक कैरेक्टर। फिर बॉइलिंग पॉइंट अगर देखोगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट NH3 में क्या होंगे, NH3 मॉलिक्यूल के बीच, 2 NH3 मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जबकि रिमेनिंग में क्या होगा
दो PH3, दो SH3, दो SbH3, दो BiH3 मॉलिक्यूल में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि वैन फोर्स बोलेंगे। दो पोलर के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा? वैन फोर्स। दो PH3 के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो SH3 के बीच वही है, दो SbH3 के बीच वही है, दो BiH3 के बीच वही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहने से ये चारों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? BiH3 का। वाह। अगर ओवरऑली देखा जाए तो क्या करोगे तुम? सबसे ज़्यादा क्या है? NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये इन दोनों से जीत जाएगा, लेकिन ये दोनों से पिछड़ जाएगा। तो BiH3 सबसे, फिर SbH3, फिर NH3, फिर ASH3 और लास्ट में PH3। लास्ट में कौन? PH3। वाह, ये था हमारा ऑर्डर। सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, इसका ज़्यादा होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो इंटरमॉलिक्यूलर टाइप बॉन्ड है ना, वो भी वैन डर वाल्स फोर्स से उतना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ये दो के बीच रहेगा। ये ऑर्डर याद रखने का सिंपलेस्ट तरीका। तो ये तो था हमारा द ट्रेंड्स रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। फिर देखेंगे रिएक्शन विथ हेलोजन। अच्छा, रिएक्शन विथ हेलोजन में देखेंगे, halogens are more electronegative than all the group 15 elements. So this group element form two types of halides, EX3, EX5। और फजान्स रूल के हिसाब से देखा जाए तो कौन ज़्यादा कोवेलेंट होगा, ये जैसे पूछ लेगा PCl3, PCl5 कौन ज़्यादा कोवेलेंट है? ये ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा, ये ट्राई हेलाइड्स, पेंटा हेलाइड्स। ट्राई हेलाइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या शो करेंगे? ई स्टैंड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। ओके, तो EX3 में ट्राई हेलाइड्स में +3, पेंटा हेलाइड्स में +5। तो नाइट्रोजन के केस में देखेंगे, नाइट्रोजन कैन ओनली फॉर्म ट्राई हेलाइड्स, ये पेंटा हेलाइड्स फॉर्म नहीं कर पाता, डजंट फॉर्म पेंटा हेलाइड्स। क्यों नहीं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पेंटा हेलाइड्स 5 चाहिए। क्यों? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिट। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम, नाइट्रोजन का अगर देखा जाए तो हीलियम 2s2 2p3, इसका वैलेंस शेल सेकंड है, सेकंड यानी कि 2 ही सब शेल है, 2s 2p, s का एक ऑर्बिटल, p का 3, इसके वैलेंस शेल में d नहीं है। तो ये अगर बॉन्ड बनाने के लिए चाहेगा तो एट मैक्स कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना चाहेगा? वो 4 बना पाएगा, यानी इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। अगर नहीं एक्सपेंड कर रहा है तो ये पेंटा हेलाइड्स नहीं फॉर्म कर पाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करे? नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता PCl फॉस्फोरस के जैसा। फिर देखेंगे नाइट्रोजन के ट्राई हेलाइड्स में, अगर देखेंगे, अगर हम देखेंगे NF3, NCl3, NBr3, NI3, ये दोनों तो पूरा लेस स्टेबल हैं, इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे हम। लेस स्टेबल क्यों? कि नाइट्रोजन छोटा सा साइज एटम है, 3 ब्रोमीन को ये पकड़ते टाइम, 3 आयोडीन को पकड़ते टाइम उसको स्टेबिलिटी उतना नहीं मिल पाएगा एज कम्पेयर टू दिस टू। वाह, NCl3, NF3। और देखा जाए तो NF3 और NCl3 में, NF3 और NCl3 के बीच NCl3 जो है वो रेडिली वाटर में सॉल्युबल होता है। NCl3 को अगर वाटर में रेडिली डिजॉल्व होगा, यानी तुम बोलोगे रेडिली सॉल्युबल। वाह, जबकि NF3 होता है बस लेस सॉल्युबल। वाह, वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस सॉल्युबल, वेरी वेरी लेस सॉल्युबल। नाइट्रोजन के ट्राई हेलाइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे HOCl गैस, HOCl फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होगा? HOCl फॉर्म होगा। जबकि फॉस्फोरस आर्सेनिक, फॉस्फोरस PCl3 हुआ, ASCl3 हुआ, इसमें क्या होगा? HCl। जैसे PCl3 को हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे H3PO3 और HCl फॉर्म होता है। वाह, जबकि एंटीमनी और बिस्मथ,
SbCl3 और ले लेंगे हम बिस्मथ क्लोराइड। इसको अगर वाटर के साथ मिलाओ तो यहाँ पे SbOCl, यहाँ पे BiOCl, ये सब क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड। SbOCl, BiOCl ये आयनिक कंपाउंड रिलीज होंगे अलॉन्ग विथ HCl, रिमूव होगा अलॉन्ग विथ HCl। जबकि नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स को वाटर में डिजोल्व करो तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा? HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म होगा। तो ये था हमारा रिएक्शन विथ हेलोजन, रिएक्शन विथ हेलोजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में ये दो तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। द ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म टू सीरीज ऑफ ऑक्साइड। टू सीरीज ऑफ ऑक्साइड्स क्या क्या है देखते हैं। टू सीरीज ऑफ ऑक्साइड्स E2O3 एंड E2O5। E स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यहाँ पे ले लूँ N2O3, फिर ले लूँ P2O3, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3। फिर E2O5 के केस में N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5, Bi2O5। तो E2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट से +3, क्योंकि चाहे E2O3 वाला सीरीज देखो या फिर E2O5 देखो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन हमेशा -2 में रहेगा, जबकि जो एलिमेंट्स जो है E2O3 में +3 और E2O5 में +5 में रहेगा। तो यहाँ पे +3, यहाँ पे +5। अभी ये वाले हम इसमें देखेंगे कि ऑक्साइड्स में क्या होता है। ऑक्साइड्स में तो जनरली हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, और जैसे हाइड्राइड्स में हम लोग देखें कि हाइड्राइड्स में डाउन द ग्रुप जाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा। तो जो नीचे वाला हाइड्राइड्स होगा वो रेडिली H+ देगा, और रेडिली H+ देगा तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और हीटिंग करने से रेडिली हाइड्रोजन देगा, और रेडिली हाइड्रोजन देगा तो वो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा। तो हाइड्राइड्स में डाउन द ग्रुप जाने से एसिडिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ दोनों के इंक्रीमेंट हो रहे हैं। जबकि ऑक्साइड्स में क्या करोगे? ऑक्साइड्स में डाउन द ग्रुप जाने से ऑक्साइड्स में डाउन द ग्रुप जाने से ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगा और एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, उसका उल्टा। अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर घटेगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? खुद बोलो। बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर, यानी जो ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देखते हैं कैसे। अगर N2O3, P2O3 इनमें से अगर हमें एसिडिक कैरेक्टर पूछ ले, N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3, डाउन द ग्रुप जाने से बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। यानी ये सबसे मोस्ट बेसिक होगा, ये क्या हो जाएगा? मोस्ट एसिडिक। क्यों? तो डाउन द ग्रुप जाने से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर। इसका रीजन हम देखेंगे, इसका रीजन क्या है देखेंगे। वाह, देखो तो ये दोनों तो नॉन मेटल है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटलॉइड्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो बहुत एम्फोटेरिक होंगे, ओके। और मेटल के जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक होगा। तो हम बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, बोलेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो नीचे वाला जो मेटल का ऑक्साइड्स होगा वो बेसिक होगा, नीचे वाला मेटल का जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक होगा। तो ये बेसिक है। या फिर बोल सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, और यू कैन से डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। देखो कितना रीजन है, 3 रीजन हम दे सकते हैं।
पहले तो कोई बोलेगा इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर, कोई बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रहा है सेंट्रल एटम का, कोई बोलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारे के सारे चीज़। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ में देखेंगे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी घट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी किसका होगा, इसका। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ये नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है। और दोज ऑक्साइड्स व्हिच कैन रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर नोन एज, क्या बोलते हैं हम उसको, एसिड्स बोलते हैं, इसलिए ये मोस्ट एसिडिक है, ये मोस्ट बेसिक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में डाउन द ग्रुप जाओ तो ये मोस्ट बेसिक होता है, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, तो ये हो जाएगा हमारा मोस्ट बेसिक। और ये 2O5 में कौन मोस्ट बेसिक होगा, ये मोस्ट बेसिक, और ये मोस्ट एसिडिक होगा। ये तो सेम ऑक्सीडेशन में हम देखे एलिमेंट डिफरेंट थे। सेकंड केस अभी देखेंगे, सेकंड केस में हम क्या देखेंगे, केस सेकंड। फर्स्ट केस में क्या देखे, ऑक्सीडेशन नंबर सेम था, एलिमेंट डिफरेंट थे, एलिमेंट डिफरेंट थे। सेकंड केस में क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट, एलिमेंट सेम, एलिमेंट सेम। यानी कि ये दोनों कैटेगरी में हम कंपेयर करेंगे। जैसे N2O3 और N2O5 के बीच कंपेयर करने का बोले, P2O3 और P2O5 के बीच कंपेयर करने को बोले। अभी ऐसे देखें एसिडिक कैरेक्टर घट रहा था, ऐसे देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर कौन ज़्यादा मोर एसिडिक है। एक चीज़ याद रखना, कोई भी एक एलिमेंट अगर उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो ऑक्साइड बना रहा है वो हमेशा एसिडिक होगा। यानी यहाँ पे N2O3+3 N2O5+5। Whenever an element is forming oxides in more than one oxidation states, be it 3 or 4 or 5 oxidation states, the element always forming more acidic nature containing oxides in its highest oxidation number। यानी कि जब कभी भी एक एलिमेंट ऑक्साइड्स बना रहा है, the oxides in which the element is present in higher oxidation state, highest oxidation states, that oxides is considered to be most acidic। जैसे N2O3 N2O5 यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है। इसका भी क्या है, वहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रोजन +3 है, नाइट्रोजन +5 है। ये भी डेफिशिएंट है, वो भी डेफिशिएंट है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और देखा जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियर चार्ज भी देख के पता चल रहा है, +5 हायर चार्ज, +3 लोअर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा किस में है, इसमें है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जिसका ज़्यादा होता है वो ऑक्साइड्स एसिडिक कहलाता है। तो N2O5 इज मोस्ट एसिडिक देन N2O3। सिमिलरली P2O5 विल बी मोर एसिडिक देन P2O3। तो डाउन द ग्रुप जाओ तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से जो डाउन में जो सबसे नीचे जो ऑक्साइड्स होगा वो मेटालिक होता है, और मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। और अगर हम सेम एलिमेंट बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे तो व्हेनेवर एन एलिमेंट इज फॉर्मिंग ऑक्साइड्स इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दैट ऑक्साइड्स इज नोन टू बी मोस्ट एसिडिक। व्हाई? ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी वुड बी हायर, एंड व्हेनेवर एन ऑक्साइड्स विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर with much more rate, or if the accepting tendency will be highest, then we can say this species is a acidic in nature। ये तो था एसिडिक टेंडेंसी, जो कि यहाँ पे हम लोग देख लिए एसिडिक टेंडेंसी। वाह, तो डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स में एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? वही सेम किस्सा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन के साथ मेटल लिंक है NO2PO ऐसे ऐसे अगर देखेंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप जाने से बॉन्ड लेंथ में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगा, तो जो नीचे वाला जो स्पीशीज है वो रेडिली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। जैसे हाइड्राइड में था, हाइड्राइड में क्या देखे, जो नीचे वाला जो हाइड्राइड्स होता है वो रेडिली क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर पाएगा। उसी हिसाब से ऑक्साइड्स में जो नीचे वाला ऑक्साइड टर्म होगा वो रेडिली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाएगा। क्यों? वहां पे जो मेटल्स या फिर ये जो एलिमेंट्स लोएस्ट प्लेस एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो, वो लॉन्गर होगा, और लंबा बॉन्ड जो है वो क्या होता है, वीकर होता है, उसको तोड़ने में आसानी होता है, एनर्जी कम लगता है, तो वो रेडिली प्रोवाइड कर सकता है ऑक्सीजन। एंड व्हेनेवर ए स्पीशीज दैट विल प्रोवाइड ऑक्सीजन देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा, जो ऑक्साइड्स में ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हाइड्राइड्स में रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये तो था हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में हम देखेंगे, हाँ, रिएक्शन विद मेटल्स में मेटल्स के साथ हमेशा ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, विथ मेटल्स। और कौन से मेटल्स, ये बोल रहा है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले मेटल्स। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेंगे, एक ले लेंगे Ca3N2, Na3As, Mg3P2, वाह, ये सब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट्स -3 है। ये कैसे बना है, 3Ca2 प्लस 2N3 -3 में बना है ना। यहाँ पे Na प्लस और As -3 यहाँ पे कैसे बना है, 3Mg2 प्लस 2P -3 में बना है। तो जब भी ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें पहले से पता है कि ग्रुप 1 बोले तो एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 बोले तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दोज मेटल्स रेडिली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं वो +5 के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, +3 के थ्रू बोथ कोवेलेंट एज वेल एज आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। एक एग्जांपल लेके हम डिस्कस कर चुके हैं। -3 के थ्रू वो भी क्या, हमेशा कोवेलेंट या फिर आयनिक, दोनों ही टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो रिएक्शन विद मेटल्स में यहाँ पे मेटल्स बोले तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उनके साथ हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। और ये कुछ एग्जाम्पल में लिख दिया। ओके, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एनएमलॉस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन पढ़ेंगे। फिर जो नाइट्रोजन फैमिली में जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे N2 के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर NH3 के बारे में पढ़ेंगे। यानी नाइट्रोजन के ही 3 मॉलिक्यूल के बारे में हमें डिस्कस करना है। क्या क्या, नाइट्रोजन, NH3, HNO3, ये तीनों के हम प्रॉपर्टीज वगैरह, प्रिपरेशन वगैरह ये सब डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया नाइट्रोजन का। फिर फॉस्फोरस के 3 मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे, PS3, PCl3, PCl5। फिर वहाँ पे हम रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस के बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस करके ये जो चैप्टर है इसको हम वाइंड अप करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लेक्चर 3 में मिलेंगे।